हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एनक्लेक्स बेस्ड एमसीक्यूज़ के बारे में। इससे पहले हमने 2 पार्ट एनक्लेक्स बेस्ड एमसीक्यूज़ के डिस्कस किए हैं। प्रत्येक पार्ट के अंदर आपको 10 क्वेश्चंस बताए जाते हैं, साथ में उनके रेशनल भी अच्छे से समझाए जाते हैं। दोस्तों आज के इस पार्ट में भी हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, साथ में उनका रेशनल भी बताया जाएगा। दोस्तों आपको कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखना है। अगर आप एम्स, ईएसआईसी, डीएसएसबी, पीजीआई, जीएमसीएच जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है उनकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जाते हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। क्वेश्चंस को सबसे पहले समझिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं यहीं आपको पढ़ने हैं। मैं ये कहता हूँ जहाँ पर भी आपके एग्ज़ाम होती है, जहाँ भी आपकी जो भी गाइड है उसके अंदर क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझिए। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, क्वेश्चंस पूछना क्या चाह रहा है, क्वेश्चंस बोल क्या रहा है, उसके बाद अपना आंसर दीजिए। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा और डायरेक्ट आप आंसर पे पहुंच गए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और एनक्लेक्स बहुत ही खतरनाक चीज़ है ना। खतरनाक कुछ भी नहीं है, बस आपकी ये सोच है। खतरनाक कुछ भी नहीं है, बस ये आपकी सोच है। क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ लीजिए, बस आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से नहीं समझ रहे हैं तो फिर आपको आंसर कैसे पता चल पाएगा। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द पोस्ट एनेस्थेशिया केयर यूनिट यानी PACU provides a report to the pediatric nurse on a 15 months old who has had repair of a congenital hip deformity। देखिए क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया है वो तो आगे डिपेंड करेगा, लेकिन जो लाइन फर्स्ट दी गई है वो पढ़िए क्या दी गई है। पहले आपको जो लाइन दी गई है वो क्या दी गई है, एक 15 महीने का बच्चा है जिसको कंजेनाइटल हिप डिफॉर्मिटी हो रखी है। वहाँ पे पीडियाट्रिक नर्स उसको केयर प्रोवाइड कर रही है। जो बेबी है जिसको कंजेनाइटल हिप डिफॉर्मिटी हो रखी है वो कहाँ पर है, पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट के अंदर, पोस्ट एनेस्थेशिया केयर यूनिट के अंदर। अब आगे देखिए क्या पूछा गया है। जो आगे पूछा गया है वो लाइन समझने योग्य होती है। ओके, यहाँ पे देखिए क्या है, वो टाइप of traction does a nurse anticipate will be used for the child। यहाँ पे आपको सीधा सीधा ये पूछा है कि जो नर्स यहाँ पे इसको केयर प्रोवाइड कर रही है, कंजेनाइटल हिप डिफॉर्मिटी का जो पेशेंट है उसको जो केयर प्रोवाइड कर रही है पीडियाट्रिक नर्स, यहाँ पे कौन से टाइप का ट्रैक्शन यूज़ करेगी जिससे कंजेनाइटल हिप डिफॉर्मिटी को ठीक किया जा सकता है। ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। अब आपको 4 ट्रैक्शन के नाम दिए गए हैं। फर्स्ट है रसेल ट्रैक्शन, नेक्स्ट ब्रेंट्स ट्रैक्शन, नेक्स्ट ब्रैक्स ट्रैक्शन, नेक्स्ट डेनवलप ट्रैक्शन। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सेकंड, ब्रेंट्स ट्रैक्शन। जो कंजेनाइटल हिप डिफॉर्मिटी होती है उसको ठीक करने के लिए ब्रेंट्स ट्रैक्शन यूज़ लिया जाता है। तो चलिए रेशनल भी जान लेते हैं। जो अलग अलग 4 और ट्रैक्शन बच गए हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं कि कहाँ पे क्या यूज़ लिया जाता है। चलिए जो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपको करना था वो क्या करना था, ऑप्शन सेकंड। ये मैंने आपको बता दिया कि ब्रेंट ट्रैक्शन यहाँ पे करना है। ब्रेंट्स ट्रैक्शन इज यूज्ड फॉलोइंग सर्जरी टू करेक्ट द कंजेनाइटल हिप डिफॉर्मिटी। कंजेनाइटल हिप डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए ब्रेंट्स ट्रैक्शन यूज लिया जाता है। अभी मैं आपको अभी तो नहीं बता सकता, लेकिन जब ट्रैक्शन हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर सभी इमेजेस आपको बताई जाएगी, क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चंस एम्स में बहुत बार पूछी जा चुके हैं। देखिए यहाँ पे आगे क्या बोला है, द चाइल्ड्स लेग्स आर रैप्ड विथ मॉलस्किन टैप एंड एडेसिव इलास्टिक बैंडेज। जो बच्चे के पैर होते हैं, जो लेग्स होते हैं, उनको रेप कर दिया जाता है, रैप्ड कर दिया जाता है, मतलब बांध दिया जाता है मॉलस्किन टैप से या फिर एडेसिव इलास्टिक बैंडेज के साथ में। आगे क्या बोला है, विच आर कनेक्टेड टू ए ट्रैक्शन रॉप्स एंड वेट। जो आपने यहाँ पे एडेसिव इलास्टिक बैंडेज या फिर मॉलस्किन टैप से आपने जो पैर बांधे हैं बच्चे के, उनको किससे कनेक्ट करना है, ट्रैक्शन रोप एंड वेट से। रस्सी आपने जो बांधी है एडेसिव इलास्टिक बैंडेज की, उसके ऊपर वेट भी डालना है, मतलब उसके ऊपर वजन भी रखना है। इससे क्या होता है, बच्चे का जो हिप, जो कंजेनाइटल हिप डिफॉर्मिटी हो रखी है उसको ठीक किया जा सकता है। आगे देखिए जो सेकंड है, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है रसेल ट्रैक्शन, ये कहाँ पे यूज लिया जाता है, रसेल ट्रैक्शन इज यूज्ड टू अलाइन ए फ्रैक्चर्ड फीमर। जब फीमर में फ्रैक्चर होता है तो कौन सा ट्रैक्शन यूज लिया जाता है, रसेल ट्रैक्शन। आगे बक्स ट्रैक्शन इज स्किन ट्रैक्शन यूज्ड फॉर द फीमोरल एसिटाबुलर एंड हिप फ्रैक्चर एज वेल एज लो बैक पेन। देखिए जो बक्स ट्रैक्शन है उसको कहाँ कहाँ पे यूज लिया जाता है,
जो स्किन ट्रैक्शन होता है एक प्रकार का, जो फीमोरल में एसिटाबुलार एंड हिप फ्रैक्चर, इन प्रकार का अगर फ्रैक्चर होता है तो इनके अंदर बक्स ट्रैक्शन यूज लिया जाए। साथ ही साथ याद रखिएगा लो बैक पेन, अगर हल्का फुल्का बैक पेन हो रखा है किसी पर्सन को तो उसमें बक्स ट्रैक्शन यूज लिया जाता है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है डनलप्स ट्रैक्शन इज यूज्ड ऑन चिल्ड्रन विथ सर्टेन फ्रैक्चर ऑफ द अपर आर्म। अगर अपर आर्म के अंदर किसी प्रकार का कोई फ्रैक्चर हो जाए तो उसमें कौन सा ट्रैक्शन यूज लेते हैं, डनलप्स ट्रैक्शन। तो दोस्तों ये चारों ट्रैक्शन आपको अच्छे से याद कर लेना है। इमेज में आपको दिखा दूंगा ट्रैक्शन के अंदर, और एक बार फिर से आपको समझा दूंगा कि कहाँ पे कौन सा ट्रैक्शन यूज लिया जाता है, कितने टाइप के ट्रैक्शंस होते हैं, ये सारे मैं आपको टॉपिक के अंदर बता दूंगा। आगे देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, when caring for a client who has an order for strict IO। दोस्तों IO का मतलब होता है इनपुट एंड आउटपुट। नेक्स्ट है विच इज़ द बेस्ट वे टू ऑब्टेन एक्यूरेट मेजरमेंट्स। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक ही पेशेंट को आप कैरी कर रहे हैं जिसमें आप स्ट्रिक्टली इनपुट एंड आउटपुट क्या कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच इज़ द बेस्ट वे टू ऑब्टेन एक्यूरेट मेजरमेंट। इन निम्नलिखित में से जो चार ऑप्शन आपको दिए गए इनमें से कौन सा वो वे है, कौन सा वो मेथड है जिससे आप एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं इनपुट आउटपुट का। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन आपको दिए गए, गिव द क्लाइंट मार्क्ड कप टू मेजर यूरिन आउटपुट। नेक्स्ट आस्क द क्लाइंट टू राइट डाउन हाउ मेनी कप्स ऑफ फ्लूइड ही और शी ड्रिंक्स। नेक्स्ट रिमाइंड द क्लाइंट नॉट टू ड्रिंक एनीथिंग दैट नॉट ऑन द मील ट्रे। नेक्स्ट क्लियर एंड रीसेट ऑल IV पंप्स टू 0 ऑन ईच शिफ्ट। जी हाँ, यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। क्लियर एंड रीसेट ऑल IV पंप्स टू 0 ऑन ईच शिफ्ट। जब भी शिफ्ट होती है, जब भी चेंज होती है शिफ्ट, तब क्या करना होता है, क्लियर एंड रीसेट करना होता है IV पंप को, बिल्कुल 0 यहाँ पे करना होता है, जिससे एक्यूरेट मेजरमेंट IO का किया जा सके। चलिए इसका रेशनल भी देख लेते हैं। द नर्स और नर्सिंग डेलीगेट्स हैज़ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग एक्यूरेट IO। जो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है, मेंटेन करना IO, ये एक्यूरेट आपको करना होता है। इसके लिए क्या करना होता है, क्लियरिंग एंड रीसेटिंग IV पंप विल प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन। और ये जो एक्यूरेट आप मेजरमेंट कर रहे हैं इनपुट एंड आउटपुट का, वो कैसे कर सकते हैं, या तो आपको क्या करना होगा, क्लियर करना होगा IV पंप को, या फिर रीसेट करना होगा, बिल्कुल 0 पे आपको इसको करना होगा ताकि आपको एक्यूरेट मेजरमेंट मिल सके। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ ऑस्टोमी पुट्स ए क्लाइंट एट द मोस्ट रिस्क फॉर स्किन ब्रेकडाउन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सी टाइप की वो ऑस्टोमी है जिसके अंदर पेशेंट को या क्लाइंट को बहुत ही ज़्यादा रिस्क होते हैं स्किन ब्रेकडाउन के, स्किन ब्रेकडाउन के बहुत ही ज़्यादा रिस्क होते हैं, कौन से टाइप की ऑस्टोमी के अंदर। आपको 4 ऑस्टोमी यहाँ पे दी गई है, 3 ऑस्टोमी दी गई है, एक नाम फिर ऑप्शन में अलग से दिया गया है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है इलियोस्टोमी, इलियोस्टोमी। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी, यानी ऑस्टोमी यहाँ पर भी है। नेक्स्ट है सिग्मोइड ऑस्टोमी, कोलोस्टोमी, यहाँ पे भी ऑस्टोमी है। नेक्स्ट है इलियल कंडियट, यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट इलियोस्टोमी। इलियोस्टोमी में मोस्ट रिस्क फैक्टर होता है या फिर मोस्ट रिस्क होते हैं स्किन ब्रेक डाउन के। चलिए यहाँ पे रेशनल भी देख लेते हैं क्या होते हैं ये सिग्मोइड, ट्रांसवर्स, इलियोस्टोमी। देखिए, एन ओस्टोमी इज एन आर्टिफिशियल एक्सक्रीटरी ओपनिंग ऑफ द बॉडी सच एज कोलोस्टोमी और इलियोस्टोमी। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिए गए, मतलब 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, कोलोस्टोमी एंड इलियोस्टोमी। ओस्टोमी का मतलब क्या होता है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। ओस्टोमी का मतलब होता है आर्टिफिशियली एक्सक्रीटरी ओपनिंग ऑफ द बॉडी, आर्टिफिशियली ओपनिंग बना देना बॉडी के बाहर, बॉडी के बाहर आर्टिफिशियली ओपनिंग बना देना। मान लीजिए ये है आपका एब्डोमेन, यहाँ पे स्टोमक है या फिर यहाँ पे इलियम जा रही है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ पे आपने ओपनिंग यहाँ पे बना दी है। एब्डोमेन है, यहाँ पे आपने ओपनिंग बना के यहाँ पे आर्टिफिशियल ओपनिंग, आर्टिफिशियल आपने ओपनिंग बनाई है, ये क्या होती है, ओस्टोमी। ओस्टोमी का मतलब होता है आर्टिफिशियल एक्सक्रीटरी ओपनिंग। अब जो कुछ भी एक्सक्रीट होगा वो इसी साइड से होगा, जो कुछ भी एक्सक्रीट होगा वो इसी साइड से होगा, तो ये होती है ओस्टोमी। अब देखिए यहाँ पे
द ओस्टोमी टाइप एंड लीकेज आर मेजर रिस्क फैक्टर फॉर स्किन कॉम्प्लिकेशंस। जो ओस्टोमी टाइप होते हैं उसमें लीकेज होते हैं और उन लीकेज की वजह से स्किन कॉम्प्लिकेशंस सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर यहाँ पे मेजर होता है, या बहुत ज़्यादा जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो किसके होते हैं, स्किन कॉम्प्लिकेशन के। तो इलियोस्टोमी पेशेंट्स हैव बीन फाउंड टू बी ए सिग्निफिकेंटली ग्रेटर रिस्क फॉर डेवलपिंग स्किन कॉम्प्लिकेशंस देन कोलोस्टोमी पेशेंट। यहाँ पे जो समझने योग्य बात है वो ये है कि जो इलियोस्टोमी का पेशेंट होता है उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर होते हैं स्किन कॉम्प्लिकेशन के देन कोलोस्टोमी पेशेंट। कोलोस्टोमी के बजाय इलियोस्टोमी के पेशेंट में स्किन ब्रेकडाउन के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। इलियोस्टोमी आउटपुट विच इज़ फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ ऑफ ए कंटिन्यूस लिक्विड नेचर। यहाँ पे जो इलियोस्टोमी बनाई जाती है उसकी जो आउटपुट की जो नेचर होती है वो भी याद कर लीजिए। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये बनाई जाती है इलियोस्टोमी। आगे है कंटिन्यूस एंड लिक्विड नेचर होती है। जो भी यहाँ से एक्सक्रीट आउट होगा, जो भी फ्लूइड, जो भी एक्सक्रीट आउट जो भी मटेरियल होता है उसकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है, कंटिन्यूस होता रहेगा। साथ में लिक्विड नेचर का ये फ्लूइड होगा, या आप समझ लीजिए जो एक्सक्रीट आउट जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है वो कैसा होता है, लिक्विड नेचर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एम्स में पूछा जा चुका है पहले भी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अलग टाइप से हैं और एम्स में कुछ अलग टाइप से पूछा गया था। क्वेश्चन में देखिए, ए क्लाइंट विथ ए डायग्नोसिस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज प्लेस्ड ऑन स्ट्रिक्ट इंटेक एंड आउटपुट। यानी कि जो अब मैंने आपको बताया था अभी आईओ का मतलब होता है इंटेक एंड आउटपुट। यहाँ पे जो पेशेंट हो किसका है, CHF का, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का। अब इस पेशेंट की आप क्या कर रहे हैं, आईओ मेंटेन कर रहे हैं, या फिर आईओ आप मॉनिटर कर रहे हैं, वो भी स्ट्रिक्टली आप आईओ मॉनिटर कर रहे हैं। आगे देखिए, एन अनलाइसेंस्ड असिस्टिव पर्सनल यानी UAP रिकॉर्ड्स द क्लाइंट्स इनटेक एट लंच एट ओज नेक्स्ट डे ऑफ कॉफ़ी। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ दी गई है वो आपको ध्यान में रखनी है। अनलाइसेंस्ड असिस्टिव पर्सनल है जो रिकॉर्ड कर रही है पेशेंट में इंटेक रिकॉर्ड कर रही है। देखिए इंटेक में क्या है, 8 ऑन्स ऑफ ब्लैक कॉफ़ी, 6 ऑन्स ऑफ ऑरेंज जूस, 4 ऑन्स ऑफ लाइम जिलो। यानी कि जो लाइम जिलो है उसका मतलब है फ्रूट फ्लेवर्ड जिलेटिन डेसर्ट मेड अप फ्रॉम द कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड पाउडर। ये कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड पाउडर होता है जो एक प्रकार का फ्रूट फ्लेवर्ड जिलेटिन होता है जो पेशेंट ले रहा है। आगे, एंड 4 ऑन्स ऑफ वैनिला पुडिंग, वॉट इज़ द क्लाइंट इनटेक। अब देखिए यहाँ पे आपको वैल्यूज़ दी गई है कि 8 ऑन्स जो है ब्लैक कॉफ़ी ले रहा है, 6 ऑन्स ऑरेंज जूस और 4 ऑन्स जो है लाइम जिलो ले रहा है और 4 ऑन्स जो होता है वो वैनिला पुडिंग कर रहा है। तो यहाँ पे कितना जो है पेशेंट ने कितना क्या इंटेक किया है। अब देखिए यहाँ पे समझने योग्य जो बात है वो एक वर्ड है जो आपको ध्यान में रखना है। अब ध्यान में क्या रखना है, 3 चीज़ें ही आपको यहाँ पे मॉनिटर करनी है, क्योंकि पेशेंट का क्या कर रहे हो आप, इंटेक मॉनिटर कर रहे हो कि कितना क्या पेशेंट ने फ्लूइड लिया है, ये आप इंटेक का जो है मेजरमेंट कर रहे हो। यहाँ पे जो 4 ऑन्स ऑफ वेनिला पुडिंग है ये आपको इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इंटेक बताना है कि कितना क्या पेशेंट ने इंटेक किया है। वेनिला पुडिंग इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। आपके सामने बची है 3 वैल्यू, 8, 6 और 4, ये वैल्यूज़ बची है। अब इनको आपको ऑन्स से ml के अंदर कन्वर्ट करना है, उसके बाद में आपको आंसर यहाँ पे बताना है। दोस्तों जल्दी से आप आंसर बता दीजिए, मैं तब तक आपको ऑप्शंस बताता हूँ। यहाँ पे ऑप्शंस है फर्स्ट है 660 ml, नेक्स्ट है 240 ml, नेक्स्ट है 420 ml, नेक्स्ट है 540 ml। दोस्तों यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपने उन आंसर्स में क्या बताया है देख लीजिए। आपने जो भी बताया यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन 4 540 ml। चलिए रेशनल से समझते हैं कि कैसे आया है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 औंस के अंदर कितना मतलब 1 औंस के अंदर कितना ml होता है। ये अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। 1 औंस या 1 औंस का मतलब होता है 30 ml। कितना होता है, 30 ml। अब आपके सामने 3 वैल्यू मैंने आपको बताई, एक जो आप लोगों को कट करनी है वो क्या करनी है, 4 ऑन्स इसके अंदर ऐड नहीं करना है। 8 + 6 + 4 इसको आप काउंट कीजिए, आपके सामने वैल्यू आ जाएगी 18। कितनी आ जाएगी, 18। ये 18 जो ऑन्स है इसको 30 से गुना कर दीजिए, मतलब 30 ×
18, 18 इंटू 30 कितने आ गए आपके सामने 540 ml। तो ये आपके सामने ml के अंदर क्या आ गई, वैल्यू आ गई। चलिए रेशनल्स में आपको फिर बता देता हूँ यहाँ पे। इनटेक इज कंसिडर्ड एनी फूड दैट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इनटेक का मतलब होता है वो फूड्स जो लिक्विड होते हैं और रूम टेम्परेचर के ऊपर, है ना, ये वो फूड्स होते हैं जो आप इनटेक करते हैं। ठीक है, इनटेक के अंदर क्या क्या इंक्लूड किए गए हैं आपको ये बता रखा है। द क्लाइंट इनटेक इज, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया 8, 6 और 4 टोटल हो गया 18 फ्लूइड ऑन्स। ओके, एक फ्लूइड ऑन्स का मतलब होता है 30 ml, ये मैंने आपको बता दिया। 18 ऑन्स का मतलब हो गया 540 ml। तो जो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन 4। आगे देखिए, पुडिंग इज नॉट इंक्लूडेड। पुडिंग को इंटेक के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है बिकॉज इट इज़ नॉट ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पे क्या बोला है, इंटेक का मतलब होता है वो फूड्स या वो लिक्विड्स जो रूम टेम्परेचर पे रह सकते हैं। लेकिन जो पुडिंग होती है, इस पुडिंग जो होती है इसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि ये लिक्विड नहीं रहता है, मतलब रूम टेम्परेचर पे भी ये लिक्विड नहीं होता है। आगे देखिए, लिक्विड्स इंक्लूड, लिक्विड के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया, कॉफ़ी, टी, मिल्क, सॉफ्ट ड्रिंक, वाटर, जिलेटिन, जिलो, ब्रोथ, आइसक्रीम, पॉप्सिकल्स, सॉर्बिट एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ड्रिंक्स सच एज एंश्योर। ये आपको मतलब पुडिंग के अलावा ये सारे के सारे क्या है, ये इस लिक्विड के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। बाकी जो पुडिंग है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं की गई है। ओके, इसलिए आपको ये जो 8 जो वैल्यू दी गई, मतलब 4 ऑन्स जो वैल्यू दी गई थी पुडिंग की, उसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना है। नोट, ice chips melt to half their volume. For example, there is client receive 8 ounce of ice chips record to intake 4 ounce. देखिए यहाँ पे एक नोट भी लिखा हुआ है दोस्तों, बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पे मान लीजिए आपको आइस चिप्स का ऑप्शन दिया जाता है, क्या दिया जाता है आपको, आइस चिप्स। अब यहीं क्वेश्चन में मान लीजिए आपको 8 ऑन्स आइस चिप्स दिया गया है, तो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल भी बता रखा है कि इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है, इफ़ क्लाइंट रिसीव 8 ऑन्स ऑफ आइस चिप्स रिकॉर्ड द इनटेक एज 4 ऑन्स। अगर मान लो पेशेंट 8 ऑन्स क्या ले रहा है, आइस चिप्स ले रहा है, तो उसको इंक्लूड, मतलब आप इसको जब काउंट करोगे तो इसको हाफ ही करना है, मतलब 4 ऑन्स यहाँ पे इसको रिकॉर्ड में करना है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। MI का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। ऑप्शन में आपको दिया गया है, फर्स्ट हिपेटोमेगेली, नेक्स्ट एंडोकार्डाइटिस, नेक्स्ट हार्ट फेलियर, नेक्स्ट एरिथमिया। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन 4 एरिथमिया। बाकी और देख लेते हैं इसके बाद में रेशनल के अंदर। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एन MI इज एन इरिथमिया कॉज्ड बाई डिक्रीज इन ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल्स। जो MI होता है, जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है, उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, एरिथमिया। लेकिन ये होता क्यों है, इसका कारण क्या है, डिक्रीज इन ऑक्सीजन द हार्ट मसल। जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो हार्ट मसल्स को प्रॉपर नहीं मिल पाता है, जो ऑक्सीजन होती है वो अच्छे से नहीं मिल पाती है, उसकी वजह से एरिथमिया पेशेंट के अंदर कॉज हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हार्ट फेलियर इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पे हार्ट फेलियर भी दे रखा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, MI का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, एरिथमिया। लेकिन आपको पूछे कि सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ MI मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, तो आपका आंसर क्या होगा, हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर। नेक्स्ट है यहाँ पे इसी के अंदर, बिकॉज एन MI इंटरफेयर्स विद द हार्ट पंपिंग एबिलिटी। जो MI होता है, जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है, वो हार्ट की पंपिंग एबिलिटी को भी इंटरफेयर करता है, हार्ट की जो पंपिंग एबिलिटी होती है उसको भी अफेक्ट करता है। एंडोकार्डाइटिस एंड हिपेटोमेगेली इज नॉट ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ एन MI। ये जो दो ऑप्शंस और दिए गए हैं ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू रिलीव पेन फ्रॉम थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, टू रिलीव पेन फ्रॉम थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। ने थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस किसी पर्सन को हो रखा है, तो उसमें जो पेन का रिलीवमेंट होता है या पेन को रिलीव करते हो किस प्रकार से करते हैं, ये आपको पूछा गया है। फर्स्ट अप्लाई हीट टू द अफेक्टेड एरिया, नेक्स्ट मेंटेन बेड रेस्ट एट ऑल टाइम्स, नेक्स्ट यहाँ पे वी वॉक एट लीस्ट 45 मिनट्स 3 times a week, नेक्स्ट एलिवेटेड द अफेक्टेड लेग्स। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन 4 एलिवेट द अफेक्टेड लेग्स। जो भी अफेक्टेड लेग्स है जहाँ पे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो रखा है उनको क्या करना है,
एलिवेट कर देना है। चलिए रेशनल में समझते हैं। लेग एलिवेशन एलिवेट्स द प्रेशर कॉज्ड बाय थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एंड हेल्प्स विथ विनस रिटर्न। जो आपने एग एलिवेशन किया है, इससे क्या होगा, जो प्रेशर हो रखा है, जो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की वजह से जो प्रेशर था वो रिलीव हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, और साथ में जो विनस रिटर्न है वो भी अच्छे से हो पाएगा, जिससे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की वजह से जो पेन है उसके अंदर रिलीव पेशेंट को मिलेगा। हीट विल डायलेट द वेसल्स, पुल ब्लड इन द एरिया ऑफ द थ्रोम्बस एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ फर्दर थ्रोम्बस फॉर्मेशन। अगर आपने यहाँ पे हीट प्रोवाइड कर दी, तो उसकी वजह से वेजल्स क्या होगी, डायलेट होगी। जो ब्लड पुल है, वो जो ब्लड है वो थ्रोम्बस के अंदर पुल आउट हो जाएगा, और इसकी वजह से जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन है उसके सबसे ज़्यादा रिस्क पेशेंट के अंदर होंगे। इसलिए आपको हीट प्रोवाइड बिल्कुल भी नहीं करनी है। नेक्स्ट, विनस स्टेसिस इंक्रीज द बेड रेस्ट एंड एड्स द रिस्क टू थ्रोम्बस फॉर्मेशन। आपने बेड रेस्ट दी है, विनस स्टेसिस आपने इंक्रीज किया है, तो उसकी वजह से भी थ्रोम्बस फॉर्मेशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, एक्सरसाइज में बी रिज्यूम्ड वंस द क्लॉट हैज़ डिजॉल्व्ड एंड द फिजिशियन हैज़ ग्रांटेड परमिशन फॉर द क्लाइंट टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी तब तक आपको नहीं देनी है जब तक फिजिशियन इसकी परमिशन नहीं देता है। एक्सरसाइज की परमिशन ना दे तो आपको बिल्कुल भी एक्सरसाइज पेशेंट को नहीं करवानी है, और जब तक जो क्लॉट है वो डिजोल्व अच्छे से नहीं हो जाता तब तक आपको पेशेंट को एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करवानी है। जो आपको काम करना है वो क्या करना है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में पेशेंट को पेन रिलीव के लिए वो करना है आपको एलिवेट द अफेक्टेड लेग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, when auscultating a client's lungs, the nurse hears soft, high-pitched popping sounds upon inspiration. This is documented as। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। नर्स जो है वो किसी पर्सन, जो पेशेंट है, उसके लंग्स को ऑस्कल्टेट कर रही है, उसके लंग्स को सुन रही है। अब जब वो सुन रही है तो उसको कैसी साउंड सुनाई देती है, नर्स सॉफ्ट एंड हाई पिच्ड पंपिंग साउंड्स इंस्पायरेशन। जब पेशेंट सांस अंदर लेता है, इंस्पायर करता है, उस टाइम सॉफ्ट एंड हाई पिच्ड पंपिंग साउंड्स जो है वो नर्स को ऑस्कल्टेट के दौरान सुनाई देती है। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि नर्स जो है वो किस में डॉक्यूमेंट करेगी, यानी कि जो नर्स ने ये जो साउंड सुनी है ये कौन से टाइप की साउंड है, ये किस में डॉक्यूमेंटेड करना है नर्स को, ये आपको पूछा गया है। जब आपको पता होगा कि सॉफ्ट एंड हाई पिच्ड पंपिंग साउंड कौन सी होती है तभी तो आप डॉक्यूमेंट कर पाओगे। ऐसे थोड़ी आपको पता ही नहीं है, आप आए जैसे कर रहे हो डॉक्यूमेंट, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया गया, फर्स्ट विजिंग साउंड, नेक्स्ट क्रैकल्स, नेक्स्ट फ्रिक्शन रब, नेक्स्ट रॉन्ची साउंड। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सेकंड, क्रैकल्स साउंड। क्रैकल्स साउंड के अंदर क्या होता है, सॉफ्ट एंड हाई पिच्ड पंपिंग साउंड जो है ऑस्कल्टेशन के दौरान सुनाई देती है। नेक्स्ट यहाँ पे इसके अंदर रैशनल देखते हैं। Crackles are soft, high-pitched pumping sound that may be coarse and fine and are heard upon inspiration। दोस्तों ये एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इंस्पायरेशन के अंदर अगर सॉफ्ट एंड हाई पिच्ड पंपिंग साउंड सुनाई दे रही है या फिर कॉर्स एंड फाइन साउंड आपको सुनाई दे रही है तो वो किसके अंदर इंक्लूड होती है, वो होती है क्रैकल साउंड होती है। वो कौन सी साउंड होती है, क्रैकल साउंड होती है। आगे देखिए विजिंग साउंड। विजिंग साउंड के अंदर क्या होता है, म्यूजिकल एंड हाई पिच्ड विजलिंग साउंड, मतलब सीटियाँ बजने की सी आवाज़ आपको सुनाई देती है। विस्लिंग साउंड होती है और म्यूजिकल होती है। आपको ऐसा लगता है कि पेशेंट क्या कर रहा है, गाना सुना रहा है, मतलब जो गाने के अंदर जो रिंग ट्यून्स होती है उस प्रकार की जो साउंड आपको सुनाई देगी वो होती है विजिंग साउंड या विजिंग साउंड। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन रब्स आर हर्स क्रैकलिंग साउंड्स मेड बाय टू सरफेस रबिंग टुगेदर रॉन्चिंग साउंड लाइक्स बबल्स। यानी जो फ्रिक्शन रब्स होती है, फ्रिक्शन रब्स में जो साउंड्स होती है वो कैसी होती है, हर्स एंड क्रैकलिंग साउंड्स मेड बाय टू सरफेस रबिंग टुगेदर। जब दो सरफेस एक साथ एक दूसरे को रब करती है, मतलब इन दोनों के अंदर जब रगड़ाहट होती है उस टाइम पे जो साउंड डेवलप होती है वो होती है फ्रिक्शन रब साउंड। एक होती है रोंची साउंड, ये बबल्स, जो बबल्स होते हैं उस प्रकार की साउंड होती है रोंची साउंड। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट डायग्नोस्ड विथ स्टेज 4 नेफ्रोब्लास्टोमा।
देखिए आप एक पेशेंट को असेस कर रहे हैं जिसको क्या हो रखा है, स्टेज 4 नेफ्रोब्लास्टोमा, उसको नेफ्रोब्लास्टोमा की स्टेज 4 यानी कि वो लास्ट स्टेज के अंदर है वैसे, और जो 4th स्टेज है वो हो रखी है, उसका मतलब आपने डायग्नोस किया है, उसको आप असेस कर रहे हैं। आगे आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर द पेशेंट। अब आपको ये पूछा गया है कि एज नर्स वहाँ पे आप कुछ ना कुछ मतलब परफॉर्म कर ही रहे हो, तो यहाँ पे कौन सा असेसमेंट जो है, कौन सा वो एक्शन है जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा पेशेंट के लिए। पेशेंट कौन सा है, 4th स्टेज का नेफ्रोब्लास्टोमा का, तो यहाँ पे कौन सा वो कार्य होगा आपका, वो कौन सा एक्शन होगा जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा। ऑप्शन में आपको दिया गया फर्स्ट चेकिंग रिफिल, चेकिंग कैपिलरी रिफिल, नेक्स्ट है ऑस्कल्टेटिंग हार्ट साउंड, नेक्स्ट है एब्डोमिनल पाल्पेशन, नेक्स्ट है असेसिंग यूरिन कलर। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है, एब्डोमिनल पाल्पेशन। एब्डोमिनल पाल्पेशन यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगा। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए, तीनों ऑप्शंस जो आप असेसमेंट में कर सकते हैं। चलिए चारों का अलग अलग जो है रेशनल में आपको बता देता हूँ। ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए में देयर इज नो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होता है। जो ऑप्शन आपको फर्स्ट दिया गया चेकिंग कैपिलरी रिफिल, चेकिंग द कैपिलरी रिफिल इन द पेशेंट विथ नेफ्रोब्लास्टोमा, ये क्या है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे इसी के अंदर बाई चेकिंग देयर कैपिलरी रिफिल यू विल असेस देयर परफ्यूजन स्टेटस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैपिलरी रिफिल चेक करना। यहाँ पे आपको बता रखा है कि जब आप असेस कर रहे होते हैं जो कैपिलरी रिफिल है उसको जब आप असेस करते हैं तो उसकी क्या असेस करते हैं, परफ्यूजन स्टेटस, पेशेंट का परफ्यूजन स्टेटस आप असेस करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बी इज़ इनकरेक्ट, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी क्या है, इनकरेक्ट है। देयर इज नो कॉन्ट्रा इंडिकेशन इज ऑस्कल्टेटिंग हार्ट साउंड इन द पेशेंट विथ नेफ्रोब्लास्टोमा, ये भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होता है। द ट्यूमर इज इन देयर लीवर एंड देयर इज नो रिस्क फॉर या फिर ऑफ ऑस्कल्टेटिंग देयर हार्ट साउंड। अगर ये जो ट्यूमर है वो लीवर के अंदर है और अगर आप ऑस्कल्टेट कर रहे हैं हार्ट साउंड तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। You will be able to assess for a presence of an S3 heart sound, indicating fluid overload, which sound be avoided in this patient। देखिए जब आप असेस कर रहे हैं उस टाइम अगर आपको सुनाई देती है S3 हार्ट साउंड तो समझ जाइएगा पेशेंट के अंदर क्या हुआ है, फ्लूइड ओवरलोड हुआ है। फ्लूइड ओवरलोड की वजह से S3 हार्ट साउंड पेशेंट के अंदर सुनाई दे रही है। नेक्स्ट यहाँ पे एस जो फोर्थ जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन सी, ये करेक्ट है। एब्डोमिनल पाल्पेशन क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। अब होता क्यों है ये समझिए, दिस इज बिकॉज द ट्यूमर इज लोकेटेड इन देयर एब्डोमिनल कैविटी एंड बाय पाल्पेटिंग इट you can disturb the tissues and cause cells from the tumor is break loss and spread to other parts of the body। जब आप पाल्पेट करेंगे, जब आप एब्डोमेन पाल्पेट करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो रखा है, यहाँ पर ट्यूमर बन रखी है, ट्यूमर यहाँ पे ऑलरेडी बन रखी है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। जब आप पाल्पेट करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी टिश्यूज़ है जो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो रही है उनके अंदर क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, मतलब डिस्टर्बेंस होगा। तो जो भी ट्यूमर मार्कर है, मान लीजिए ब्रेक डाउन हुई, उसका मान लीजिए छोटा सा एक पार्ट जो है वो यहाँ से ब्रेक डाउन होके दूसरे पार्ट के अंदर, बॉडी के दूसरे पार्ट के अंदर चला गया और वहाँ पे कैंसर डेवलप कर लेगा। इसलिए एब्डोमिनल पाल्पेशन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। द नर्स शुड नॉट परफॉर्म एब्डोमिनल पाल्पेशन नेफ्रोब्लास्टोमा। नेफ्रोब्लास्टोमा अगर हो रखा है तो नर्स को क्या नहीं करना है, एब्डोमिनल पाल्पेशन नहीं करना है। जो फोर्थ ऑप्शन है असेसिंग यूरिन कलर, ये भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, द नर्स दिस विल बी क्रिटिकल असेसमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल असेसमेंट होता है बिकॉज दिस ट्यूमर इज़ ऑन द किडनी। ये किडनी के अंदर जो ट्यूमर हो रखी है उसको असेस करने के लिए जो यूरिन कलर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसका जो कलर है उसको असेस करना। नेक्स्ट असेसिंग द एडिक्वेट यूरिन प्रोडक्शन एज वेल एज हीमोचूरिया। देखिए अगर नेफ्रोब्लास्टोमा हो रखा है तो हीमोचूरिया पेशेंट को डेवलप होगा और यूरिन का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हीमोचूरिया है उसको असेस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस प्रकार के पेशेंट के अंदर। हीमोचूरिया इज़ ए कन्फर्म फाइंडिंग इन ए पेशेंट विथ नेफ्रोब्लास्टोमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। नेफ्रोब्लास्टोमा अगर किसी पर्सन को हो रखा है तो उसमें जो कॉमन फाइंडिंग देखने को मिलेगी वो क्या होगी, हीमोचूरिया। ब्लड यूरिन के साथ में पास आउट होगा, यूरिन के साथ में ब्लड का पास आउट होना क्या कहलाता है, हीमोचूरिया।
क्या कहलाता है, हीमेचूरिया। और ये नेफ्रोब्लास्टोमा की क्या होती है, कॉमन फाइंडिंग। याद रखिएगा, फ्यूचर में कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड द नर्स शुड असेस फॉर दिस एंड रिपोर्ट इट टू बी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, अगर हीमेचूरिया कंडीशन पेशेंट के अंदर डेवलप हो रही है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जल्दी से जल्दी आपको इन्फॉर्म करना है। ये कॉमन फाइंडिंग होते हैं नेफ्रोब्लास्टोमा की। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ एट्रोपाइन सल्फेट वुड द नर्स एक्सपेक्ट ए क्लाइंट टू एग्जिबिट। आपको यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा इफेक्ट जो है एट्रोपाइन सल्फेट की वजह से पेशेंट के ऊपर देखने को मिलता है, या नर्स कौन सा इफेक्ट जो है पेशेंट के ऊपर असेस कर पाती है, किस लिए एट्रोपाइन सल्फेट पेशेंट को दी जाती है। ओके, यहाँ पे ऑप्शन में फर्स्ट है ड्राई माउथ, नेक्स्ट है इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रेशंस, नेक्स्ट है टेकिकार्डिया, नेक्स्ट है मियोसिस। दोस्तों यहाँ पे आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा साइड इफेक्ट है, कौन सा इफेक्ट जो है वो एट्रोपाइन सल्फेट की वजह से देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट ड्राई माउथ। ड्राई माउथ जो है इसका साइड इफेक्ट होता है एट्रोपाइन सल्फेट का, यानी ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। यानी कि जो एट्रोपाइन सल्फेट आप पेशेंट को दे रहे हैं इसकी वजह से ड्राई माउथ बिल्कुल भी नहीं होता है। बाकी जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों ही एट्रोपाइन सल्फेट के फंक्शंस होते हैं, इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रेशंस, नेक्स्ट टेकिकार्डिया, नेक्स्ट मियोसिस। चलिए मैं ऑप्शन में जो आपको दे रखे हैं इसी को रेशनल के अंदर बता देता हूँ कि ये मियोसिस क्या है, टेकिकार्डिया क्या है, ये आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए रेशनल से मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। एट्रोपाइन सल्फेट कॉज ड्राई माउथ एंड डिक्रीज सिक्रेशंस विच इज़ वाई इट इज़ गिवन एज ए प्री एनेस्थेटिक कंडीशन के अंदर एट्रोपाइन सल्फेट दी जाती है, जो क्या कोज करती है, ड्राई माउथ एंड डिक्रीज सिक्रेशंस को कम करने के लिए। सिक्रेशंस कम होंगे तो सीधी सी बात है ड्राई माउथ भी होगा, तो इसलिए क्या दिया जाता है, एट्रोपाइन सल्फेट। यहाँ पे देखिए जो एट्रोपाइन सल्फेट है वो क्या करता है, डिक्रीज सैलाइवेशन, कभी भी इंक्रीज नहीं करता है। याद रखिएगा, कभी भी इंक्रीज नहीं करता है सैलाइवेशन को। ये क्या करता है, डिक्रीज सैलाइवेशन, जो सैलाइवेशन हो रहा है उसको कम कर देता है। इंक्रीज हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। मियोसिस यहाँ पे डायलेट प्यूपिल्स, जो प्यूपिल्स होते हैं उसको डायलेशन का काम करता है। ये होते हैं एट्रोपाइन के काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। ए क्लाइंट विद ए सीवियर एंकल स्प्रेन विल बी यूजिंग क्रचेज। यानी कि जो पेशेंट है वो कौन सा है, उसको सीवियर एंकल स्प्रेन हो रखा है। स्प्रेन और स्ट्रेन दो टाइप के जो टर्म्स होते हैं, इसका मतलब आपको बताना है स्प्रेन क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके नॉलेज के लिए है स्प्रेन और स्ट्रेन। यहाँ पे सीवियर एंकल स्प्रेन हो रखा है पेशेंट को, वो क्रचेज यूज कर रहा है। क्रचेज का मतलब होता है बैसाखी, आपने देखी होगी क्रचेज। इसके बारे में भी मैं आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर बताऊंगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में आगे पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट दैट एन क्रचेज हैव बीन फिटेड करेक्टली। ये आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वो स्टेटमेंट है जो सही बता रहा है कि जो क्रचेज आपने लगाई है, जब पेशेंट ने जो आप क्रचेज लगाई है वो करेक्टली फिट हुई है। ये कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इंडिकेट कर रहा है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है द क्लाइंट एक्जिला is at a same level as the top of the crutch. Next, the client elbow is locked with the hand on the hand grip. Next, the client elbow is at a 30-degree angle with the hand on the hand grip. Next, the client's axilla rests on the crutches pad when the client's ambulates. दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना, ऑप्शन थर्ड, द क्लाइंट्स एल्बो इज एट द 30-degree एंगल्स विद द हैंड ऑन द हैंड ग्रिप। देखिए यहाँ पे जो क्रच लगा रहे हैं उसका आपको ये पूछा है कि ये फिट मतलब करेक्टली फिट हुई है कि नहीं हुई है। तो आपको आंसर में क्या करना है, आपको आंसर में करना है ऑप्शन थर्ड, द क्लाइंट्स एल्बो इज एट 30-degree एंगल विद द हैंड ऑन द हैंड ग्रिप। जो हैंड है वो हैंड ग्रिप के अंदर अच्छे से लगा हुआ है, और साथ में जो एल्बो है उसके अंदर 30-degree एंगल पे जो क्रचेज है वो अच्छे से फिट हो रखी है। ये आपको करेक्ट आंसर करना है। बाकी क्या है, ये इंडिकेट नहीं कर रहे हैं करेक्टली फिट होने को जो क्रचेज आपने लगाई है पेशेंट के। बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है। एक जो ऑप्शन है वो कौन सा है, सही है, वो है ऑप्शन थर्ड। देखिए
प्रॉपर क्रच मेजरमेंट रिजल्ट्स द क्लाइंट्स वेट बीइंग ऑन द हैंड, यानी जो क्रच होती है उसका हम जो मेजरमेंट करते हैं वो वेट के अकॉर्डिंग करते हैं, मतलब जो हैंड होता है उसके ऊपर, मतलब कंप्लीट वेट होता है क्रच के ऊपर। जो हैंड्स होते हैं उसके अंदर एक्जिला को इंक्लूड नहीं किया जाता है, एक्जिला को इंक्लूड नहीं किया जाता है। यहाँ पे एक्जिला भी दे रखा है, इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। ओके, जो एल्बो है उसको इंक्लूड करते हैं लेकिन इसके अंदर लॉक नहीं करते हैं। ओके, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए आगे, द प्रोवाइड डैमेज टू ब्रेकियल प्लेक्सस, ब्रेकियल प्लेक्सस को डैमेज अगर किसी पर्सन में होता है तो उसमें क्रचेज क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्रचेज बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। द एल्बो शुड बी एट द 30 डिग्री फ्लैक्स नॉट स्ट्रेट, कभी भी जो क्रचेज लगाई जा रही है उसके अंदर जो एल्बोज होती है उसको स्ट्रेट नहीं रखा जाता है, 30 डिग्री क्या रखा जाता है, फ्लेक्स रखा जाता है। नेक्स्ट है, द टॉप ऑफ द क्रचेज शुड बी 2 to 3 फिंगर्स विद लोअर देन द एक्जिला, एक्जिला से 2 से 3 फिंगर नीचे जो है क्रच को लगाया जाता है। एक्जिला के जस्ट पास में नहीं लगाते हैं, मतलब एग्जैक्ट जो लोकेशन है एक्जिला की वहाँ पे नहीं लगाते हैं, 2 से 3 फिंगर्स जस्ट नीचे इसको लगाया जाता है। तो ये क्रच के बारे में अच्छे से, और बाकी जैसे टॉपिक्स होगा तो वहाँ पे और अच्छे से आपको समझा दिया जाएगा। दोस्तों ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस और उनके रैशनल्स। साथ ही आपको बता दें इसकी जो PDF है वो आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड हो जाना है, वहाँ पे डेली टेस्ट सीरीज भी होती है, उसका भी फ़ायदा आप फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।